हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने वेक्टर्स के टॉपिक को। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, तो इसी के सॉल्यूशन से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिल गया होगा। एक बार आप लोग आंसर अपना चेक भी कर लो कि इसका आंसर था आर प्लस रूट टू आर, टेकिंग आर कॉमन, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस रूट टू। ठीक है बच्चों, जितने लोग को यह आंसर मिला होगा बहुत अच्छी बात है। बट अभी हम लोग अपना यह क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा अपना फिगर हम लोग साइड में कर लें। ठीक है, और बच्चों आपको ना इसकी डीपीपी शीट्स आज मिल जाएंगी। मतलब कि आज का लेक्चर देखने के बाद में आपको 14 से 15 क्वेश्चंस मैं अपने साइड से दूंगा जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी उसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बट वो अपलोड होगी आफ्टर 2 to 3 डेज, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करने का खुद से कोशिश करो। आइए देखिए, मैं सेम यहां से वेक्टर्स लेता हूं अपना। ठीक है, यही फिगर लेता हूं और बाद में से अपना सर्कल जो है उसको डिलीट किए देता हूं। चलिए देखो, यहां पर मैंने ना वेक्टर्स बाहर निकाल लिए हैं। अगर मैं ये वेक्टर बी को थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं, ठीक है, और ये वेक्टर आर को भी थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूं, इसको भी सिर्फ दो वेक्टर बच रहे। कौन से? एक वेक्टर सी और एक वेक्टर ए। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं यहां से इस वेक्टर सी को इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूं। ठीक है, मैं इस वेक्टर सी को यहां पर पैरेलली शिफ्ट करता हूं। ठीक है, क्या किया मैंने? पैरेलली इसको शिफ्ट किया। इसको दूसरा रंग दे देता हूं, मे बी व्हाइट। ठीक है, चलिए कोई नहीं, येलो ही रखते हैं। चलिए ये मेरा बन गया वेक्टर सी। अब ध्यान से देखना कि ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो मैं अगर इनिशियल से फाइनल को जोड़ता हूं तो मेरा यहां पे क्या बन जाएगा? मैं अगर इनिशियल से फाइनल को जोड़ता हूं तो मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बन जाएगा मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखो अब ये जब मेरा रिजल्टेंट मिला है, ठीक है, यहां पे एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ए और सी के बीच में एंगल कितना था? इनकेस मान लो मैं अगर इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं यहां पर, तो मेरे को ए और सी के बीच का एंगल कितना मिल रहा है? 90 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये मेरा बन जाएगा 90 डिग्री और ये भी मेरा बन जाएगा 45 डिग्री। तो मतलब यहां पे जो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये मेरा क्या होगा? ये मेरा रिजल्टेंट होगा। बस बट मैं अगर इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसकी वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मान लो ये है मेरा वेक्टर आर है, तो मेरे को अगर आर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर है। सी का मैग्नीट्यूड क्या है? आर है, क्योंकि ये सब क्या है? एक सर्कल में बंद है। ठीक है, तो मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको R1 बोल देता हूं, नहीं तो सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2R स्क्वायर, ये मेरा R1 स्क्वायर हुआ। तो R1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? √2R मिल जाएगी। अब ध्यान से देखना, मतलब ये जो मेरा लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है √2R। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है √2R। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर मेरा जो वेक्टर बी है, ठीक है, यहां पर जो मेरा वेक्टर बी है, क्या मैं नहीं बोल सकता कि वो इसके ही लाइन में है? ठीक है, कि वो इसके ही लाइन में है। आगे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वेक्टर बी इसी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये वेक्टर बी इसी के ऊपर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, मतलब ए और सी के रिजल्टेंट के ऊपर ये लाई कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर है। तो ये मेरा वेक्टर क्या है? ये है मेरा वेक्टर ए प्लस सी, ये है मेरा वेक्टर बी।
अब अगर मेरे को सबको जोड़ना है तो मैं यहां से लेके यहां तक एक रिजल्टेंट निकाल लूंगा अपना, जो मेरा बन जाएगा नेट रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, क्या बन जाएगा? नेट रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या बन गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बन गया। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इनका मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इट इज इक्वल्स टू √2r प्लस r इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस √2। ठीक है बच्चों, देखो यहां पर अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है, जो है आपका यूजिंग कंपोनेंट मेथड। ठीक है, यूजिंग कंपोनेंट मेथड, बट वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आज ही बताऊंगा, बट वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है। चलिए, इतना आप लोग ना फटाफट अपने नोटबुक में इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे। देखो आज आपको ना ये सारी की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग वहां पे चैनल में ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको क्या हो, सारी की सारी लिंक्स मिल जाए, मतलब सारी की सारी फाइल्स मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वेट, रुको जरा, मैं ना इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं। इसका बैकग्राउंड अभी तक वही है। चलिए देखो यहां पर लेट सपोज मैंने यहां पे क्या लिया, मैंने यहां पे एक एक्स वाई प्लेन लेता हूं मैं। ठीक है, मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूं यहां पर, और यहां पर मैं एक बीच में इनका वेक्टर कंसिडर करता हूं, जबकि मुझे मालूम है ये है एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो, अब मान लो मैंने यहां पे एक बीच में लाइन मार दी। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैंने यहां बीच में क्या मारी, मैंने यहां बीच में एक लाइन मारी है बस। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट O और ये है मेरा पॉइंट P। क्या है? ये है मेरा पॉइंट P। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। अब ये जो OP वेक्टर है, ठीक है, ये जो OP वेक्टर यहां पर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से रखना, इसको थोड़ा ध्यान में आएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं अपने वेक्टर y को यहां पर उठा कर रख दूं, थोड़ा इसको छोटा किया देता हूं, या फिर मैं इसको ही बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं, चलो वेट, टेक अनदर वन। अब आएगा अपना, मान लो ये है मेरा एक वेक्टर, ठीक है, ओपी वेक्टर। चलिए अब ये देखो, मान लो ये जितना लेंथ है ये है आपका x, और ये जो लेंथ y है ये आपका y, टोटल लेंथ। मान लो मैंने y को यहां पर क्या किया है, पैरेलल शिफ्ट किया हुआ है, इनके बीच में कुछ तो एंगल थीटा बन रहा होगा। अब देखो, पहले का टेल, फाइनल का हेड, ये यहां पे क्या बना रहा है, ये यहां पर क्या बना रहा है। ठीक है बच्चों, ये यहां पर क्या बना रहा है, ये यहां पर एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है। अगर मैं इसको आर नाम देता हूं, आर वेक्टर, तो ये जो ओपी वेक्टर यहां पर बन रहा है, ये क्या मिल जाएगा, इसका नाम दे दो ओ एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। ओके, प्लस पी वाई वेक्टर क्या बन जाएगा, ये ओ एस वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। इस पॉइंट का नाम, एक काम करता हूं दूसरा नाम दे दूं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए। ठीक है, देखो तो ये मेरा बन जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, बाकी दोनों का सम होगा। तो ओपी वेक्टर जो रिजल्टेंट है मेरा, इट इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। आइए अब देखो, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है
आई कैप। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है जे कैप। ठीक है, इसका डायरेक्शन आई कैप और इसका डायरेक्शन जे कैप। तो आपको पता है कि जो वेक्टर रहता है उसको लिखते कैसे हैं? मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स है। इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वाई है। और इसका डायरेक्शन क्या है? जे कैप है। दिस इज माय आर वेक्टर। तो यहां पे मैं अगर नेट लिखता हूं इक्वेशन तो क्या मिल जाएगा मुझे? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, थोड़ा सा ना हम लोग इसके एक्सिस को और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और हमको जगह मिल जाए। चलिए देखिए यहां पर इनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए ये मिल गया। अब देखो मुझे क्या मिल गया है? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहां से मैं अगर एक्स का मान निकालना चाहूं क्या निकाल सकता हूं? देखो मैं अगर यहां से साइन थीटा निकालू तो क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे यहां से साइन थीटा मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आर है। ठीक है, कितना है? इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो ये मुझको मिल जाएगा y बाय आर। तो यहां से y की वैल्यू क्या बन जाएगी? r साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे क्या है मेरा? cos थीटा है। cos थीटा क्या मिल जाएगा? x बाय आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही मैंने x और y लिया हुआ है। तो ये मुझको क्या मिल जाएगा? x इक्वल्स टू r cos थीटा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए टेन थीटा क्या मिल जाएगा मुझे? टेन थीटा मेरा होगा y बाय एक्स। टेन थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स। चलिए तो यहां पे x की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं? r cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा आई कैप। r cos थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप। ये आ गया r। अगर मैं यहां से r कॉमन निकाल लूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी आपको यहां पे एक चीज बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। देखो आर वेक्टर मिला मेरे को, ये थोड़ा सा ना मैं इसको साइड में किया देता हूं, थोड़ा सा। ठीक है, ताकि मुझे लिखने की जगह मिल जाए। चलो देखो अभी यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये तो मेरा बन गया आर वेक्टर। ठीक है, ये मेरा बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या बन गया? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये जो ये चीज है, क्या मैं इसको आर कैप नहीं बोल सकता? अगर आर का मैग्नीट्यूड ये है तो ये चीज मेरा क्या बन जाएगा? आर कैप बन जाएगा। मतलब डायरेक्शन को शो कर रहा है ना मेरा ये, मतलब ये मेरा बन गया यूनिट वेक्टर। क्या बन गया मेरा? ये मेरा बन गया यूनिट वेक्टर। मतलब इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर। देखो अगर कहीं पे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपका यूनिट वेक्टर है तो मतलब सीधा सीधा यूनिट वेक्टर किसको दिखाता है? डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो ये आप इसको अपना डायरेक्शन भी बोल सकते हो। अगर डायरेक्शन नहीं बोलना तो क्या बोल सकते हो दूसरा नाम? कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर हर किसी के पास होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर हर किसी के पास होता है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, डायरेक्शन को दिखाना। जैसे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप है, वैसे जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप है, जो उसके डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? वेक्टर आर इक्वल्स टू आर इंटू आर कैप। मतलब ये क्या मिल गया? इसका डायरेक्शन मिल गया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आपको?
लिख लो फटाफट, चलो लिख लो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं एक दूसरी और छोटी चीज पर। कहाँ गया, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, क्योंकि वो इसमें से ही लिखना है मुझे। चलिए बन गया ना। चलिए देखिए यहां पर, लेट सपोज कि मैं यहां पर कोई भी वेक्टर लेता हूं, काम करता हूं, नया स्लाइड ही ले ले लेता हूं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया है। दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ बीच में मैंने एक वेक्टर लिखा है, वेक्टर आर। क्या लिखा है मैंने, वेक्टर आर लिखा है, ओके। इसको मैंने एक नाम दिया है वेक्टर आर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, x, y। लेट सपोज के कोऑर्डिनेट है x, y, z। मैं z एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ लो ये जो सर्कल है ना, यही आपका z एक्सिस है। तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम करो सिर्फ। देखो अगर मुझे वेक्टर r का इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं। अब भी मैंने दिखाया आपको यहां पर, क्या दिखाया, OA वेक्टर AP वेक्टर, क्या मिल गया, x i कैप y j कैप, मतलब जिस एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। अगर मैं तीसरे एक्सिस की बात करता हूं तो क्या मिल जाएगा, z k कैप, क्या मिल जाएगा मुझे, z k कैप मिल जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रूफ भी दिखाया था कि अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट्स में इसका क्या निकालता हूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो r का मैग्नीट्यूड मतलब OP का डिस्टेंस कितना मिल गया था मुझे, OP का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे मिला था। अब इसका हम लोग एक प्रूफ और देखेंगे, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग एक डायग्राम बनाने को तैयार हो जाइए, बड़ा सा डायग्राम होगा, ठीक है। चलिए क्यूबॉइड का है ये डायग्राम, आइए। आप भी मेरे साथ में बनाते रहिए इसको। ठीक है, चलो मान लो मैंने क्या लिया, मैंने एक फिगर लिया है क्यूबॉइड का, ओके। आप सबने 10th में अपने या 9th में तो देखा ही होगा। चलिए मैं इसके ऊपर 3 एक्सिस अपने अज्यूम कर लेता हूं। मान लो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस विल माय एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, पिंक वन, एंड दिस येलो वन विल माय जेड एक्सिस, दिस येलो वन विल माय जेड एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर
ये है मेरा x, ये है मेरा y, ये है मेरा z। लेट सपोज कि x एक्सिस के पैरेलल में जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड है x नॉट। क्या है? x नॉट है, मतलब मान लो कि x पे जो जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है x नॉट, और उसके पैरेलल वाले साइड की भी लेंथ कितनी होगी? x नॉट होगी। y के ऊपर जो क्यूबॉइड का साइड है उसकी लेंथ मान लो y नॉट, और z के ऊपर जो क्यूबॉइड की साइड है वो है मेरी z नॉट। यहां तक कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब यहां पर बताइए मुझको आप लोग कि यहां पे मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन क्या है इसकी? इसकी आई कैप है, इसकी जे कैप है, और इसकी डायरेक्शन के कैप है। ठीक है बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या है? के कैप है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए तो आइए बताइए, अगर मुझे इस एक्स एक्सिस वाले वेक्टर का अगर इक्वेशन लिखना है किसमें? वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स नॉट आई कैप। क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स नॉट आई कैप लिख सकता हूं। वाई वाले के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? वाई नॉट जे कैप। जेड वाले के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? जेड नॉट के कैप। क्या लिख सकता हूं मैं? जेड नॉट के कैप लिख सकता हूं। अब आइए हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स को भरते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है? ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका ओरिजिन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0, 0। क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 0, 0, 0। कोई दिक्कत? अगर मैं x के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं x के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो वो क्या मिल जाएंगे? ये सिर्फ x में है ना, y में ना z में, तो ये मुझको मिल जाएंगे x नॉट, 0, 0। अगर मैं y के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो वो क्या मिल जाएंगे मुझे? 0, y नॉट, 0, क्योंकि वो ना x में है ना z में है। अगर मैं z के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, थोड़ा इसको शिफ्ट करूं आगे, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे? 0, 0, z नॉट। तो आई होप कि आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी नहीं है? चलिए अब एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमको इनके भी कोऑर्डिनेट्स भरने हैं। अब देखो इनके कोऑर्डिनेट्स भरना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको देखना है कि ये कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे कि देखो मैं अगर इसके पीछे वाले प्लेन की बात करता हूं, लेट सपोज मैं इस वाले प्लेन की बात करता हूं, या फिर आपको कोई रंग भर के दिखा दूं मैं, ठीक है, थोड़ा लाइट किए देता हूं। देखो मैं ना इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं जो इसके पीछे है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है मेरा, तो मतलब इसके पास जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा तो वो सिर्फ क्या होगा? x, y में होगा, और z में क्या होगा? वो 0 होगा। z में क्या होगा? वो 0 होगा। थोड़ा सा हल्का रंग लेते हैं, लाल ले, काला तो खुद ही है, चलो कोई नहीं, ब्लू ही रखते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे मुझे? इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे x नॉट, y नॉट, 0। z में क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद xy प्लेन में, ये क्या है? खुद xy प्लेन में। अब आइए किसके कोऑर्डिनेट्स की बात करना? ये जो नीचे है ना वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो नीचे वेक्टर दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, वेट थोड़ा है ना, इसका हम लोग लाइट रंग ले लेते हैं ताकि प्रॉपर दिखाई देवे। ये देखिए अब ना मैं इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं जो कि प्लेन मेरा नीचे की ओर है। ठीक है, जो प्लेन मेरा नीचे की ओर है, तो यहां पे ये एक्स जेड प्लेन में है, वाई एक्सिस इसका गायब है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? x नॉट, 0,
जेड नॉट। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर, अब मैं अगर इस वाले प्लेन की बात करता हूं, किस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे मैं ग्रीन ले लेता हूं। ये वाला प्लेन, कौन सा वाला प्लेन? वेट, कौन सा वाला प्लेन? ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूं। चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा मुझे? इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा मुझे? ये मुझे मिल जाएगा 0, y0, z0। क्यों? क्योंकि ये yz प्लेन है ना, x एक्सिस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे yz प्लेन का कोऑर्डिनेट मिला है यहां पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केवल एक कोऑर्डिनेट बच गया अपना, ये वाला कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक प्लेन अपना बच गया है। तो इसको भी हम लोग फिल किए लेते हैं। देखो ये वाला प्लेन है, कौन सा वाला प्लेन? ये वाला प्लेन। ठीक है, कमरे को देखना अपने आप लोग, ठीक है। और इसके साथ में एक प्लेन और लगा हुआ है, फ्रंट वाला प्लेन, जिसको मैं आपको फिल करके दिखा देता हूं। हाँ, ये वाला प्लेन देखना आप लोग कि ये क्या है। देखो ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन क्या है आपका? लगा हुआ है। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है, ये मेरा क्या है? उद्देश्य है, मुझे इस पॉइंट के बारे में जानना है। तो ध्यान से देखो, ये यहां पे गया, फिर ऊपर गया, फिर आगे आया, तो इसके पास क्या होगा? इसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x0, y0, z0। ठीक है, इसके पास कितने कोऑर्डिनेट होंगे? इसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x0, y0, z0। ये 3 कोऑर्डिनेट होंगे। तो आई होप कि अब हमने सारे कोऑर्डिनेट्स भर लिए हैं। ओके बच्चों, चलते हैं। तो मैं काम करता हूं, बीच में जितने रंग मैंने भरे ना, सबको मैं निकाल देता हूं। निकल रहे हैं लोग। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए। तो मैं इस बीच में से इसको मिटा देता हूँ। वेट, चलिए कोई नहीं। आइए, अभी हम लोग ना इसमें तो फिगर अपना शायद ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक दूसरा स्लाइड लेता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा ही ज्यादा शेडिंग कर दिया है। तो मैं उसके ऊपर ना केवल फटाफट में कोऑर्डिनेट्स लिख के लेता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में कोऑर्डिनेट्स लिखते रहिए, या फिर आपने तो बुक पे डायग्राम किया ही होगा ना, तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, z0 है। इसका लेंथ कितना है? z0। इसका लेंथ है x0, और इसका लेंथ है मेरा y0। दिस वाले, ये वाले प्लेन का कोऑर्डिनेट है
0 कॉमा y0 है, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x0 कॉमा 0 ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा ये वाला पॉइंट है, देखना ये YZ प्लेन में है तो 0 y0 Z0 है। ये वाला पॉइंट मेरा XY प्लेन में है तो x0 y0 Z0 इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, दिस इज, ये जो प्लेन है मेरा, दिस इज इन XZ प्लेन, तो x0 0 Z0 होगा। ठीक है, और कोई पॉइंट मेरा बच गया है क्या, नहीं, अब बस केवल यही एक पॉइंट बचा है। इस पॉइंट में ध्यान से देखना आप लोग, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, अच्छे से देखना। देखो ये यहां पे गया, ठीक है, उसके बाद में यहां से गया, उसके बाद में ये यहां पे आया। ठीक है, मतलब ये 3 जगह से जाके आ चुका है, मतलब इसने 3 रास्ते बदले, मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर्स बन रहे। मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर वेक्टर का डायग्राम बनाता हूं तो एक तो ये है इसका, ठीक है, एक दूसरा ये है, ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर ये है। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो इस महाशय के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे मेरे, x0 y0 Z0 बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका डायरेक्शन क्या था मेरा, आई कैप था, इसका डायरेक्शन जे कैप था, और इसका डायरेक्शन के कैप था। आइए, तो इसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x0 आई कैप, इसका मिल जाएगा y0 जे कैप, और इसका Z0 के कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं अगर इस पॉइंट से लेके, कहां से, मैं अगर ओरिजिन से लेके यहां तक, इस पॉइंट P तक, ठीक है, इस पॉइंट P तक एक वेक्टर बनाता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा OP वेक्टर, और इसको नाम दे देता हूं मैं R वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू R वेक्टर। ठीक है, ये मेरा किसके बराबर है, R के बराबर है। अब ध्यान से देखना, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, देखो एक काम करते हैं। अब देखो, जब आप लोग वेक्टर लिखते हो तो आपको मालूम है कि आप लोग रिजल्टेंट लिख रहे हो। ठीक है, तो देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा बना है ना, इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो ये वेक्टर मेरा यहां पर मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट किया, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद में ये वाला वेक्टर जो था, मैंने इसको इसके हेड से इसका टेल लगा हुआ था, पैरेलल शिफ्ट किया। फिर ये वाला जो था मेरा वेक्टर, इसके हेड से इसका टेल लगा हुआ था, पैरेलल शिफ्ट किया। इन केस इमेजिन करो वो आपका 3D स्पेस में है, ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड। तो देख रहे हो, ये मेरा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मिला है मुझे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो मैं अगर अपने इस रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वेशन लिखना चाहूं तो दिस इज आर वेक्टर, ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है। दिस इज x0 आई कैप, this is x naught I cap, this is y naught j cap, this is z naught k cap। तो यहां पे मेरा जो OP वेक्टर का इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, OP वेक्टर इक्वल्स टू, OP वेक्टर इक्वल्स टू x नॉट I कैप प्लस y नॉट j कैप प्लस z नॉट k कैप बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब मैग्नीट्यूड लास्ट टाइम हमने प्रूफ करके देखा था, बट अभी हम लोग उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है, मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब सिर्फ आर फाइंड करना है मुझे। चलो, तो आई होप कि आपने इतना तो ड्रॉ किया होगा, तो मैं थोड़ा इस फिगर को साइड में किए देता हूं ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है,
इसको यहाँ साइड में रख दो। अब ध्यान से देखो, गेस करो कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन मारा हूं। ये है मेरा पॉइंट ए, ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा पॉइंट ए। ओके, देखो अभी यहां पर ये मेरा पॉइंट ए है। ध्यान से देखना, अगर ये मेरा पॉइंट ए है तो इसका लेंथ कितना है, एक्स नॉट है। इसका लेंथ कितना है, जेड के पैरेलल में ना, तो जेड नॉट है। और ये आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कोई मत पूछना ये कि सर 90 डिग्री कहां से लिया। क्यूबॉइड में हर साइड एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एक्स नॉट या जेड नॉट मिल गया। तो ये जो OA की लेंथ है, ये जो OA की लेंथ है क्या मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, OA इक्वल्स टू रूट ऑफ। अब देखो ना, ये आपको ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको ऊपर से कैसा लग रहा होगा, ये आपको ऊपर से ऐसा लग रहा होगा ना कि ये आपका O है, ये आपका A है, और ये आपका यहाँ पे कुछ तो कोऑर्डिनेट है, इसका इस पॉइंट का नाम दे दो, पॉइंट B दे दो, ठीक है। जहां पर ये आपका x नॉट है, ये y नॉट है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। अब ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ध्यान से एकदम बुद्धि खोल के देखना, ताकि आप सबको जो मैं ट्रायंगल दिखाना चाहता हूं वो ट्रायंगल आपको दिख जावे। चलो थोड़ा इसको हम लोग साइड में कर लेवे, चलो इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना ट्रायंगल बनाने वाला हूं ताकि मैं आपको एक ट्रायंगल दिखा सकूं, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करता हूं कि अगर वो एनिमेशन में बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बन पाया तो मुझे वो ड्रॉ ही करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो, नहीं हो रहा, छोड़ो, आओ देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये एक लेंथ हुआ, ये एक लेंथ हुआ, ठीक है, और यहां पर ये एक लेंथ हुआ। ये आपका एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल, 90 डिग्री है। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, कितनी वैल्यू है, एक्स नॉट, अरे ये वाई नॉट कौन लिख दिया, दिस इज जेड नॉट बच्चा, दिस इज जेड नॉट, ठीक है, ये जेड नॉट है, दिस इज ऑल्सो जेड नॉट, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, वाई नॉट है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये मेरा एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्यूब के अंदर, ये भी तो मेरा क्यूब के अंदर ट्रायंगल जैसा कुछ तो बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये, जहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, वाई नॉट है, और इसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, द होल रूट ऑफ, इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ओपी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, वेक्टर आर लिखना चाहूं, इसका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। अब देखना है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आर वेक्टर था, आर वेक्टर क्या था आपका, यह आपका था एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप था। तो ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये आपका क्या है, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा कंपोनेंट्स को लेके स्क्वायर कर दो। मतलब आई कैप का जो भी कोएफिशिएंट होगा, आई कैप का कोएफिशिएंट प्लस
वाई कैप का कोएफिशिएंट प्लस के कैप का कोएफिशिएंट, उसको स्क्वायर करके रूट में रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मुझे पूरा लग रहा है कि अब आपको शायद इक्वेशन लिखने में शायद इतनी दिक्कत ना आए कि आप लोग इक्वेशन लिख सकते हो। एक और बात जो पीछे शायद में भी हम लोग ने छोड़ दी, कहां गया वो स्लाइड, देखो ये जो मुझे आर कैप मिला है, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी आया, ये जो आर कैप मुझे मिला है, क्या मिला है मुझे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मैंने इसको क्या नाम दिया, मैंने इसको नाम दिया यूनिट वेक्टर। क्या नाम दिया मैंने इसको, मैंने इसको नाम दिया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो अभी मैंने मैग्नीट्यूड निकालना देखा, क्या देखा कि अगर मुझे किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं मैं, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 1। 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का। समझ गए? तो आप लोग किसका भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो आप लोग, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे वेक्टर लिया, वेक्टर ए जो है मेरा आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि यहां पे मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, मुझे मिल जाएगा रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 मतलब रूट 6 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, रूट 6 मिल जाएगा। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि वेक्टर ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ठीक है, मतलब इसका तो ए ही होगा ना, इसका मतलब भी, तो यहां से ए कैप क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, या फिर ए बोलो सीधा सीधा, ए क्या है मेरा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट 6। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया इसका यूनिट वेक्टर। अगर आप लोग इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चाहिए तो निकाल के देख लेना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ट्राई करना है, 1 बाय रूट 6 प्लस 1 बाय रूट 6 प्लस 2 बाय रूट 6, तीनों का क्या करो, सेपरेट करो। देखो अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, अगर आप लोग बेस सेपरेट करते हो तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 6, ओके। क्या क्या बन जाएगा, देखो 2 बाय रूट 6 के कैप। अगर आप लोग इसको स्क्वायर करते हो 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 2 बाय 6, ओके, 2 बाय 6, यहां पे क्या बन जाएगा, 2 बाय 6 ऐड कर दो, रूट कर दो, क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड आपको 1 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं आगे, अभी हम लोग, चलो तो यहां तक आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार बोर्ड को फटाफट लिख के ले लो आप लोग, ओके। मे भी शायद ये फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ना इसको साइड में किए देता हूं, लीजिए थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दूं, और शायद ये भी आपको नहीं दिख रहा है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। बट अगर आप लोग खुद के नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स अपने खुद के बनाने भी चाहिए, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको अभी कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब मुझे क्या मिला, मुझे मिला वेक्टर आर, क्या मिल गया मुझे, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मिला मुझे,
और उसका मैग्नीट्यूड कितना मिला मुझे, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस, वेट वेट वेट, ऊपर मैंने एक्स वाई जेड लिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो यहाँ पे वेक्टर आर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर कैप के बारे में क्या लिख सकता हूं, ऊपर इक्वेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए। अगर किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग इससे निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग इससे निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अभी तक तो पूरा समझ में आया होगा। चलिए, अभी हमने जो क्वेश्चन पीछे देखा था, कहां गया वो वाला क्वेश्चन, अब उसको कंपोनेंट से करने का टाइम आ गया है। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक चीज और यहां पे बता देता हूं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। लेट सपोज कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन लिया है अपना, ठीक है, देखो, ठीक है, और मान लो कि यहां पे एक वेक्टर दिया गया है, ये है मेरा वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पे ये कुछ थीटा पे है। तो आपको x और y का कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएगा, देखो x हमेशा क्या होगा मालूम है, इसका कॉस कंपोनेंट, x हमेशा क्या होगा, इसका कॉस कंपोनेंट होगा a cos थीटा, और साइन हमेशा क्या होगा इसका, और y क्या होगा इसका, हमेशा साइन कंपोनेंट होगा। यहां पे तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, यहां पे तुम लोग कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, लेट सपोज अब मैं यहां पे a ना रख के क्या रखता हूं, मैं यहां पर रख देता हूं फोर्स का वेक्टर, ठीक है, और ये एंगल अब मेरा क्या बन गया, अल्फा बन गया है। तो इसका कंपोनेंट क्या मिल जाएगा मेरे को, f cos अल्फा, एंगल लग जाएगा थीटा की जगह अल्फा, और इसका क्या मिल जाएगा मेरे को, f sin अल्फा। समझ गए। केवल इतना बात अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हमने अभी जस्ट x और y की वैल्यू निकाली। कहां पे देखो, x क्या होता है, cos में आता है, और y क्या होता है, साइन में आता है। x होता है मेरा r cos थीटा, और y क्या होता है मेरा r sin थीटा होता है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए, अब यही सेम क्वेश्चन हम लोग कंपोनेंट से करते हैं। किससे करते हैं, यही सेम क्वेश्चन हम लोग कंपोनेंट से करते हैं। तो थोड़ा स्लाइड अपना कॉपी कर लिया जाए। चलिए दूसरे वाले पे ना, चलिए तो मैं इसको रफ किए देता हूं। आइए अब आते हम लोग इसके ऊपर। देखो सेम फिगर लिया मैंने, ठीक है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये जो वेक्टर ए बी सी है, रखना है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब आप लोग ध्यान से देखना कि ये जो मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान देने वाली क्या मालूम है, कि जहां पर एंगल लगा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की साइड क्या होगी, कॉस बनेगी। जहां पर एंगल लगा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की साइड कॉस बनेगी, जहां पर एंगल लगा हुआ नहीं होगा उसकी साइड क्या बनेगी, आपकी साइन बनेगी। क्या बनेगी, साइन बनेगी। चलिए अब यहां पे आप लोग दोनों में से कोई भी एंगल ले सकते हो। ये 45 डिग्री दिया तो इसको भी इन शॉर्ट आपको 45 मानना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ये नहीं भी लेते हो तो भी काम आपका बन जाएगा, ये नहीं भी लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो ये cos 45 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, एक काम करता हूं मैं इसका ना मैग्नीट्यूड ही लिखता हूं, एबीसी निकाल देता हूं सब में, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ही लिखता हूं मैं। इसका मैग्नीट्यूड आर था,
ओके, देखो तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस 45, ये मैग्नीट्यूड मिल गया मेरे को, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा मेरे को, आर साइन 45, ठीक है, इसका क्या मिल जाएगा, आर साइन 45, और ये मेरा बन जाएगा आर, किसका मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए का। चलिए, और इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो मेरे को कंपोनेंट तो मिल गया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे जोड़ना है तो कैसे आएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो बीच में ही जाएगा ना, इसका रिजल्टेंट तो बीच में ही जाएगा, तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो आर कॉस 45 प्लस आर साइन 45 प्लस आर, यहां पे आर बाय रूट 2 प्लस आर बाय रूट 2 प्लस आर, ठीक है। अब यहां पे ऊपर 2r बन जाएगा, बेस कॉमन है तो रूट 2 प्लस आर, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू आर अपॉन रूट 2 से रूट 2 कैंसल प्लस आर, क्या मिलेगा मेरे को यहां पर, रूट 2r प्लस आर इक्वल्स टू टेकिंग आर कॉमन रूट 2 प्लस 1, सेम आंसर मिला मुझे इससे भी। अब इसको हम लोग दूसरे कंपोनेंट से भी करते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो मैं फिर से स्लाइड कॉपी किए लेता हूं, ठीक है, आ जाओ। अब देखो मैं इसको ना दूसरे कंपोनेंट से कैसे करता हूं, अब मैं दोनों में कॉस लगाऊंगा, ठीक है, साइन नहीं लगाऊंगा, अब मैं दोनों में कॉस लगाऊंगा, आ जाओ। देखो आपने क्या लिया था, आपने इसको भी 45 डिग्री था, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वेक्टर आर को सिर्फ और सिर्फ इसके साथ देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं इसके साथ देखता हूं, तो इसका कंपोनेंट क्या मिल जाएगा मुझे, आर कॉस 45 मिल जाएगा, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके साथ देखूं तो इसके साथ क्या मिल जाएगा, आर कॉस 45 मिल जाएगा, और इसका क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो सबको जोड़ने में क्या मिल जाएगा, 2r cos 45, 2r cos 45 प्लस r, 2r cos 45 1 बाय रूट 2 प्लस r, सेम यहां पे क्या मिल जाएगा, रूट 2r प्लस r टेकिंग r कॉमन रूट 2 प्लस 1। देखो एक क्वेश्चन को आप लोग 10 मेथड से लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका एक मेथड और है जहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस को ही चेंज कर दें, कोऑर्डिनेट एक्सेस को ही चेंज कर दो, एक्स वाई प्लेन। एक काम करो, देखो मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट देता हूं इसका, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, जमा तो ठीक, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। देखो वो क्या था मालूम है, पहले मैं अपना फिगर यहां पे ले लूं, देखो वो क्या था कि आप लोग यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बदल डालो, अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग यहाँ पे चेंज कर दो, सर्कल मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम ना यहां से ले लो, अरे यार कोई नहीं, देखो अब आप लोग ना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक काम करो, यहां से ले लो, ठीक है, यहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से क्या ले लो आप लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ठीक है। अब मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, फिर ये आपका वाई एक्सिस है, वैल्यूज वही आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है आपका, ये भी क्या है आपका 45 डिग्री, और ये भी क्या है आपका 45 डिग्री है, ओके। अब ध्यान से देखना कि ये जो एक कॉमन साइड है, ये जो एक कॉमन साइड है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड r है, इसका मैग्नीट्यूड r है, इसका कॉस कंपोनेंट यहां पे क्या आएगा, r cos 45, एक और r cos 45 यहां पे आएगा, ठीक है, इसी लाइन पे, और इसी लाइन पे आपका क्या था, b था, मतलब r था, तो सेम मिल गया, 2r cos 45 प्लस r, क्या मिल जाएगा, 2r 1 बाय रूट 2 प्लस r, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, अब थक गया मैं लिखते बार बार, तो यह आ गया आपका फाइनल आंसर, r इंटू 1 प्लस रूट 2r। मतलब कि आप लोग ना कोऑर्डिनेट एक्सेस को चेंज करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको,
ठीक है बच्चों, तो जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारी जो चीजें थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका ये वाला, कौन सा पार्ट, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको सीखना था। एक ये चीज आपको सीखनी थी और उसके बाद में एक दूसरी चीज आपको ये सीखनी थी। ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये जो 3 यहां पे लिखे, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना, बार बार लिखना नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। ओके, चलिए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर लेक्चर और लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। आइए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो सबसे पहला है अपना, वो है पैरेलल वेक्टर। क्या है वो? पैरेलल वेक्टर। देखो, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। मान लो दिस इज वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। पैरेलल वेक्टर जो रहते हैं, इसमें कॉमन क्या होता है कि इनका यूनिट वेक्टर कॉमन होगा, मतलब इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका डायरेक्शन कॉमन होगा। और इनके बीच में एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, ठीक है। कोई दिक्कत? इन पैरेलल वेक्टर, इन parallel vector, they have same direction, they have same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, लेट सपोज एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये अगर आई कैप में है, तो ये भी आई कैप में होगा। दे हैव सेम डायरेक्शन और सेम यूनिट वेक्टर, और सेम यूनिट वेक्टर। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 2 वेक्टर लिए हैं, ठीक है, दोनों आई कैप में हैं। तो मान लो दिस इज 3 आई कैप एंड दिस इज 5 आई कैप। अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बट ए वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर के बी वेक्टर के यूनिट मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब बी का यूनिट वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर अपॉन ए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी अपॉन बी, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर ए वेक्टर लेता हूं, मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है, ए कैप, तो ऊपर क्या मिल जाएगा 3 आई कैप, नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या आया यहां पर, इसका यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को, आई कैप मिल जाएगा। बी वेक्टर लेता हूं मैं, क्या मिल जाएगा 5 आई कैप अपॉन 5 इक्वल्स टू आई कैप। देख रहे हो, तो ये जो चीज है, तो ये जो चीज है मुझको क्या मिली, सेम टू सेम मिल गई। मतलब उसका डायरेक्शन क्या मिल गया मेरे को, सेम टू सेम मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पे, जो है हमारा दूसरा, जो है हमारा दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर। जो क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। चलिए एंटी पैरेलल वेक्टर है, ओके। आओ देखते हैं कि व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कुछ भी नहीं होता, ध्यान से देखो, एक ये मेरा वेक्टर हुआ, बस इन दोनों का क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। इन दोनों क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यहां पे ध्यान में रखना कि इनका मैग्नीट्यूड
मे और मे नॉट बी सेम, मतलब कि सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। चलिए, सेम वही चीज यहां पर, इन पैरेलल वेक्टर दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन बट सेम यूनिट वेक्टर, ठीक है, बट हैव सेम यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे कि मान लो ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। लेट सपोज मैं यहाँ पे यूनिट मैग्नीट्यूड लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इतना सा जो लिया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 1, और सेम मैंने अपोजिट में यहां पर लिया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है 1। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर का वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा, क्योंकि हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर कोई भी हो उसका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, हर वेक्टर का, ठीक है। उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। नहीं भरोसा तो निकाल कर देख लेना, कोई भी एग्जांपल ले लो अपने मन से, आई जेके के फॉर्म में बना लो, उसका क्या निकालो आप लोग, यूनिट वेक्टर निकालो और बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालो, इट विल ऑलवेज कम्स 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इसके मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन अपोजिट है ना, यहाँ पे निगेटिव साइन भी लग सकता है, यहाँ पे निगेटिव साइन भी लग सकता है। इसके अगर मैं इस सेम को अगर यहाँ पर घुमा दूं तो इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ओनली शोज, ओनली negative sign only shows opposite direction, negative sign only shows opposite direction। कोई दिक्कत, और इसका स्टेटमेंट लिख ले, if in anti parallel vector, in anti parallel vector, in anti parallel vector, vectors having opposite direction and making 180 degree angle with each other, 180 degree angle with each other। उनके बीच में एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई और 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहां तक एकदम समझ गया आपको, ठीक है। पैरेलल वेक्टर हुआ, एंटी पैरेलल हुआ, ठीक है। फटाफट लिख लो इसको, आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं तो उसका सिर्फ क्या होगा, माइनस में साइन आएगा, बाकी सब सेम होगा। यूनिट वेक्टर माने डायरेक्शन शो करना, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या आया है, माइनस में आया है। बट मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इक्वल, मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो इक्वल के नाम पे एक नया वेक्टर आता है अपना, वो है अपना तीसरा वेक्टर, विच इज नोन एज इक्वल वेक्टर। क्या है, विच इज नोन एज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की खास बात क्या मालूम है, इसकी खास बात यह है, सेम इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इक्वल वेक्टर्स आर हैविंग, इक्वल vectors are having same direction and same magnitude, same direction and same magnitude, ओके। चलो
देखो यहाँ पर एंड सेम यूनिट वेक्टर, ये भूलना मत। चलिए देखो, जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो गया आपका वेक्टर ए और सेम उतार लो वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट सपोज आप लोग अगर ए वेक्टर का इक्वेशन क्या लिखते हो, मान लो कि ये किसी 3D प्लेन में होगा तो इसका इक्वेशन नहीं है। लेट सपोज मैं दूसरा लेता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। कैपिटल ए वेक्टर का इक्वेशन क्या क्या मिल जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर का क्या मिल जाएगा, सेम इक्वेशन x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब ध्यान देना, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो x1 इक्वल्स टू x2, y1 इक्वल्स टू y2 एंड z1 इक्वल्स टू z2 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो इनको ये कंडीशन अपने आप फॉलो करनी ही पड़ेगी। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखना, यहां पे मैं एक जोरदार स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ओके, ध्यान देना, every equal vector are parallel vector. Every equal vector are parallel vector, but every parallel vector may or may not be equal vector, may or may not be equal vector, may or may not be equal vector। देखो जितने भी इक्वल वेक्टर्स रहेंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल है भी, बट जितने भी पैरेलल वेक्टर रहेंगे वो आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे। क्यों, उनका डायरेक्शन भले सेम हो, वो लोग मात कहां आते हैं, मैग्नीट्यूड के केस में। ये बंदे अपना मैग्नीट्यूड भी सेम रखते हैं, बट पैरेलल के केस में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। चलो अब देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। जैसे कि मान लो देखो, लेट सपोज मैंने यहां पे लिया वेक्टर एफ और इक्वेशन लिख दिया 4i कैप प्लस 3j कैप, और यहां पे मैंने लिखा वेलोसिटी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप। तो इनका डायरेक्शन भी सेम है, x1 इक्वल्स टू x2 बोल सकता हूं, y1 इक्वल्स टू y2 बोल सकता हूं। तो क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे, जी नहीं, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। यहां पे क्या होगा, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऑल इक्वल वेक्टर्स हैविंग same physical quantity, all equal vectors having same physical quantity। ठीक है, और पहली बात तो ये, हम लोग किसी भी वेक्टर को किसी और में ऐड नहीं कर सकते, उनके बीच केवल क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट करवाया जा सकता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज में ही पॉसिबल है। डॉट और क्रॉस में आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है, बट इतना अभी ध्यान में रखना कि फोर्स को फोर्स में जोड़ सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि फोर्स को एक्सेलरेशन में जोड़ दो, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में जोड़ दो, वेलोसिटी को मोमेंटम में जोड़ दो, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो इतना अच्छे से नोट्स में लिख लो अपने। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। इसके बाद जो चौथा वेक्टर आपका आता है वो आता है कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है वो, कोलिनियर
लीनियर वेक्टर आता है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसके पास जितने वेक्टर्स रहेंगे लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल वेक्टर्स lies on a same plane, lies on a same plane, sorry same line, कोलिनियर है ना, सेम लाइन नॉट अ प्लेन, इन अ सेम लाइन, ऑन नहीं आएगा, इन अ सेम लाइन। देखो लेट सपोज एग्जांपल देखो, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, क्या पता वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, क्या पता वो सेम डायरेक्शन में हो। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, एंड लेट गेस कि यहां पे ये हो गया मेरा वेक्टर ए, बट दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, इससे उल्टा हो गया, फिर तीसरे का डायरेक्शन ऐसा हो गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल सारे वेक्टर्स आ सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं, बट केस क्या होगा कि उनको सेम लाइन में ही रहना पड़ेगा, वो लोग अपनी लाइन छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पे चलते हैं। 4 हो गए ना, चलिए 5वें पे चलते हैं। दैट इज कोप्लेनार वेक्टर, दैट इज कोप्लेनार वेक्टर। कोप्लेनार वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर लाइज ऑन अ प्लेन, जहां पे वेक्टर प्लेन में लाइज कर रहा है। लेट सपोज मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ में बनाते रहो। चलो, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। देखो कोप्लेनार में क्या होता है मालूम है, लेट सपोज कि ये एक्स वाई का मेरा एक प्लेन है और यहां पे कोई तो एक वेक्टर है, लेट सपोज ऐसा है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर लाइज ऑन अ प्लेन, क्या पता वहां पे ऐसे है वेक्टर, ऐसे है, बहुत प्रकार के वेक्टर्स है वहां पे, और एक प्लेन मेरा ऐसा है, थोड़ा रोटेट किया जाएगा, नहीं बन पाएगा, वेट, तो हम दूसरे ट्राई में इसको, दूसरे मेथड में ट्राई करते हैं ताकि हम इसको बना सकें, बट बना के रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैगी मैगी टाइप, ठीक है। चलो देखो ये मेरा दूसरा प्लेन हो गया, थोड़ा इनका रंग चेंज कर देगा, अरे यार देखो, अब यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे एक प्लेन, ठीक है, तो मुझे 3 प्लेन मिल गए, ठीक है, तीनों प्लेन का अलग अलग रंग है, तो अब मुझे केवल वेक्टर्स ड्रॉ करने, एक वेक्टर यहाँ होगा, फिर कोई वेक्टर यहाँ होगा, फिर कोई वेक्टर यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेक्टर्स कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लेन में होंगे। कहाँ होंगे वेक्टर्स, प्लेन में होंगे और कहीं नहीं होंगे, समझ गए। वेक्टर्स लाइज ऑन अ सेम प्लेन, वेक्टर लाइज ऑन अ सेम प्लेन, दैट आर कोप्लेनार वेक्टर्स। लिख लो फटाफट इसको, आप लोग लिख लो। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज अवर ऑर्थोगोनल वेक्टर। कितना हो गया, 5वां हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 6th वन, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, देखो मैं आपको ये सब आगे सिखाऊंगा कि कोई वेक्टर कोप्लेनार है तो कैसे पहचाने, कोई वेक्टर कोलिनियर है तो कैसे पहचाने, सब सिखाऊंगा मैं आपको। कोई वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है तो कैसे पहचाने, वेट करो, ठीक है, वेट करो। बेसिक्स चालू है ना, बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे। केवल इसके अंदर ना 15 दिन, शिद्दत वाला 15 दिन लगा दो, 15 से 16 दिन। एक बार बेसिक मजबूत हो गया ना आपका, देखो वेक्टर्स है, वेक्टर्स के बाद में लॉग आएगा, लॉग के बाद में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन,
ये सब कुछ जहां आपने सीख लिया ना, फिर उसके बाद में जितने भी काइनेमेटिक्स के टॉपिक रहेंगे ना, सब एकदम इजीली कर लोगे। बोलते ना लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा आपका। बस थोड़ा धीरज रखो और नोट्स डेली बनाओ, चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो या फिर 2 घंटे का हो, परवाह नहीं, डेली का डेली लेक्चर आपको देखना ही देखना है। ठीक है, चलिए कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, आइए कोप्लेनर वेक्टर, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। लेट सपोज इसको मैं नाम देता हूं ए वेक्टर, इसको नाम देता हूं बी वेक्टर, इसको नाम देता हूं सी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इसका डायरेक्शन आई कैप होगा, इसका डायरेक्शन जे कैप होगा और इसका डायरेक्शन के कैप होगा। समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे दो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स बचे हैं, एक है एक्सियल वेक्टर और एक है पोलर वेक्टर्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। राइट डाउन, ये कितने हो गए अपने, 6 हो गए ना। राइट डाउन 7th वन, दैट इज एक्सियल वेक्टर। दैट इज व्हाट, एक्सियल वेक्टर। देखो एक्सियल वेक्टर क्या है ना, इसके नाम में ही है एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, कि ये एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। एग्जांपल, गाड़ी का चक्का, आपका फैन, टेबल फैन, देखे ना, एक एक्सिस के अराउंड ही वो रिवॉल्व करता है, एक एक्सिस के अराउंड ही घूमता है। जैसे कि पंखा देख लो, पंखे के बीच का जो रॉड है वो नहीं घूमता, वो अपने जगह पे रहता है। ठीक है, वो अपने जगह पे ही रहता है, बाकी उसके चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो जो बीच का रॉड है ना, वही आपका क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। मींस वेक्टर लाइज ऑन एक्सिस, जो वेक्टर एक्सिस पे लाई करता है। देखो जैसे फिगर बनाता हूं मैं, ठीक है, 2D का फिगर लिया है मैंने। मान लो ये आपका क्या है, घूम रहा है। तो जब ये घूमता है ना, इसके पास एक चीज होती है ओमेगा। ठीक है, एक चीज और होती है। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v0, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। क्या है, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है इसकी, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। अभी डरने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा, केवल सुनो आप लोग। ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब आप लोग अपना राइट हैंड थंब रूल घुमा दो, देखो जब आप लोग, देखो एग्जांपल के रूप में क्या लूं, हाँ देखो, जैसे कि ये पानी का बॉटल है, अगर मैं इसके ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आपको क्या दिख रहा है, ढक्कन ऊपर आ रहा है। ठीक है, बट जब मैं इसको क्या करता हूं, जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, ढक्कन का डायरेक्शन। तो आप लोग देख सकते हो, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होता है ऊपर की ओर। कहां की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया जाता है तब इसका डायरेक्शन कहां होता है, नीचे की ओर होता है। तो इतना ध्यान में रखना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको क्रॉस से, मतलब इसको डॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, अपवर्ड होता है। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, मतलब लेफ्ट हैंड रूल। क्लॉकवाइज में क्या होता है, इसको क्रॉस से दिखाते हैं, दिस इज डाउनवर्ड। देखो
अभी इसके अंदर ना कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं इसके, एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर, एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर, जो बेसिक बेसिक से एग्जांपल है। सबसे पहला इसका क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा वाला क्या होगा, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ वन, एंगुलर मोमेंटम। क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट क्या मिल जाएगा आपका, टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में भी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, 11वीं में अगर आप लोग जस्ट गए हो तो फर्स्ट टाइम सुनते रहोगे। 12th के बच्चे तो एक बार शायद इनके बारे में सुन लिया होगा, रोटेशनल डायनामिक्स में अगर पढ़ा रहेगा तो, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, थीटा वेक्टर। इसका होता है ओमेगा वेक्टर। इसका होता है अल्फा वेक्टर। इसको एल से डिनोट किया जाता है, एल वेक्टर। और इसका होता है टाउ, ठीक है। अब देखो एक बात, जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, एक और आता है एंगुलर इंपल्स। क्या आता है, एंगुलर इंपल्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है। तो कम से कम वो आपका 1.5 महीना चैप्टर चलने वाला है। बहुत अच्छा और बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिक्स अगर आपका मजबूत है, ध्यान में रखना बच्चों, कभी भी बेसिक मैथ और वेक्टर, जिस बच्चे ने भी स्किप किया है, उसका फिजिक्स कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, कभी इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि 10वीं अगर ग्राउंड लेवल पे है तो 11वीं सीधा सॉरी 10वीं अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो 11वीं सीधा कहां होगा आपका, 10th फ्लोर पे होगा। तो वो सारी की सारी जो जर्नी होगी आपकी, वो आप लोग इसी के सहारे लेके जाओगे। क्योंकि जब आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स आएगा तो ही कैलकुलेशन सिंपल कर पाओगे। नहीं तो आप लोग मार्केट के बुक्स देखोगे ना, तो इतने लंबे लंबे, अरे बाप रे, इतने 1.5 पेज के सॉल्यूशन रहते हैं उसके अंदर, मर जाओगे, जीवन आपका कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं एक लास्ट वेक्टर, दैट इज पोलार वेक्टर। दैट इज व्हाट, पोलार वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या है, ध्यान से देखना। जैसे कि हमारे पास किसी का भी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है ही, हमारे पास किसी का भी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट इससे भी हम लोग किसी का भी पोजीशन बता सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहां पे एक वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा है, ओके। चलो घसा किधर, आज आप तो यहां पे देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड जेड कहीं होगा, ठीक है। मैंने माना कि यहां पे एक वेक्टर है, पॉइंट पी है यहां पर, दिस इज आर वेक्टर, और यहां पे एंगल थीटा है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस पॉइंट और इसके मतलब कि जो वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड के रेफरेंस से और इस एंगल के हेल्प से क्या मैं किसी और वेक्टर के का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता? चाहे वेक्टर यहाँ हो, यहाँ हो, वेक्टर मेरा स्पेस में कहीं भी हो, सर्कल पे भी कहीं भी रहेगा तो मैं बता लूंगा। बट अगर वो स्पेस में भी कहीं भी जाता है तो भी मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। ये मेरा क्या है, ये मेरा पोलार वेक्टर है, ठीक है। क्या है मेरा, ये पोलार वेक्टर है। कोई दिक्कत आपको इसके अंदर, आई होप नहीं हुई होगी, ठीक है। दिक्कत रहेगा तो देखो, कुछ भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को छोड़ दो। अगर डाउट जेन्युइन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली लूंगा उसको। चलिए देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको सिखाया है
उसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से उतार लेना। ठीक है, देखो आपको ना सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम अपने तैयारी में, मालूम है क्या? 1.5 से 2 घंटा मेरे साथ पढ़ना है, फिर उसके बाद में 2 से 3 घंटा खुद पढ़ना है। क्योंकि जब बच्चा तैयारी करता है टीचर का योगदान सिर्फ 10% होता है, क्योंकि 90% तो बच्चे का रिवीजन होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में सिखाऊंगा वो आपको आपके घर पे 2 से 3 घंटे में पढ़ना है, और इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। पहले अपना पूरा 11वीं पढ़ो, 11वीं के बाद में पूरा 12वीं पढ़ो, सिलेबस आपका एकदम आराम से मक्खन जैसा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको डीपीपी शीट्स भी दी जाएंगी। ठीक है, तो देख लो, आपका अगर कुछ बाकी है तो लिख लो उसको, कहां गया आपका स्लाइड, और मैं आपको अभी डीपीपी शीट्स भी दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आई होप कि आपने अपना नोट्स पूरा यहां पे कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब मैं आपको डीपीपी शीट्स आपकी दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए आपकी डीपीपी शीट्स जो है, ये रही, ये है आपकी डीपीपी शीट। ठीक है, देखिए टोटल डीपीपी 1 टॉपिक कौन सा है आपका, वेक्टर, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और लास्ट में मैंने इसका आंसर की भी दिया हुआ है आपको हेल्प के लिए, बट पहले आपको सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन अपलोड होगा कब, 2 से 3 दिन के बाद में। ठीक है, तो 2 से 3 दिन के बाद में इसका सॉल्यूशन अपलोड होगा। तो ये डीपीपी शीट जो आपकी है, आपको अच्छे से इसको सॉल्व करके आना है। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी, अच्छे से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो सब इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना, दिमाग खोल के सॉल्व करना। डोंट ट्राई टू कॉपी, गूगल करना कब, जब आप लोग कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुके रहो। ठीक है, क्योंकि ये 11वीं है, 11वीं में अच्छे से अटेम्प्ट दोगे, अच्छे से कोशिश करोगे, सोचोगे, तभी आपका लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, और इसको रिवाइज करते रहो प्रॉपर। ठीक है बच्चों, ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, और रिवीजन देते रहना।